सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान की इकोनॉमी में ग्रोथ के इंडिकेटर्स गैर मुल्की कंपनीज की पाकिस्तान आमद और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जानिब से पॉजिटिव साइंस के बाद बहुत हद तक बेहतर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ग्रोथ से ज़्यादा ये स्टेबिलिटी के ही जोन में है। माली साल 2025 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 27% इजाफा हुआ है। $4.02 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पिछले साल की $3.17 बिलियन इन्वेस्टमेंट से अच्छी खासी बेहतर तस्वुर की जा रही है। 2023 में $2.57 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाद 2024 में 23.3% इजाफे से $4.02 बिलियन तक अब ये जा पहुंची हैं। 2025 में एफडीआई में 27% का इजाफा मुसलसल दूसरे साल बढ़ते हुए फॉरेन इंटरेस्ट में इजाफा भी जाहिर कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक्सपोर्टर्स के लिए रिफंड्स में ताखीर की जा रही है। माली साल 2025 के पहले 2 महीनों में यानी जुलाई और अगस्त में 94,973 एक्सपोर्टर्स के लिए $10.8 बिलियन के रिफंड्स अभी तक अदा नहीं किए गए। एफडीआई के साथ रेमिटेंसेज में भी हमने इजाफा देखा और बहुत हद तक वो बेहतर इजाफा था। पाकिस्तान की एफडीआई में सबसे बड़ा हिस्सा चाइना की तरफ से पहुंचा है। माली साल 2025 में सिर्फ चाइना की नेट एफडीआई 90% इजाफे के साथ तकरीबन $1.2 बिलियन रही है और इसमें फिर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर और हाइडल एनर्जी में हुई है। पावर सेक्टर में $759.4 मिलियन आए हैं, जबकि पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स बार बार ये शिकायत कर चुके हैं कि रिफंड पॉलिसी में ताखीर उनके लिए नुकसानदेह है। कैपिटल की अदम दस्तियाबी और लिक्विडिटी की किल्लत इनकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों को मुतासिर करती है। मुख्तलिफ एसोसिएशंस के मुताबिक भी हुकूमत पर $329 बिलियन के रिफंड वाजिबुल अदा हैं। अगर हुकूमत रिफंड सिस्टम को तेज़ और मौसर बनाए तो एक्सपोर्ट में भी बहुत तेज़ी आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सर्विसेज में मजीद एफडीआई को राग़िब करने के लिए हुकूमती पॉलिसियों में एक स्टेबिलिटी भी चाहिए है। एफडीआई को मजीद मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत को टैक्स इंसेंटिव्स, बिजनेस फ्रेंडली माहौल और फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर भी तवज्जो देनी होगी। डिजिटल इकॉनमी, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन और हेल्थ टेक जैसे शोबे मुस्तकबिल की कामयाब इन्वेस्टमेंट के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर पर गुड इन्वेस्टमेंट की जो जॉब भी क्रिएट कर सके। अब ये सब कुछ मुमकिन कैसे होगा, कितने चैलेंजेस हैं इस राह में, इस पर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, पाकिस्तान बहुत कोशिशें कर रहा है। पिछले 2-3 महीने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज हुई भी, अभी मजीद भी करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एफडीआई का जो परसेंटेज है वो उसमें कोई ख़ास ग्रोथ हमें नज़र नहीं आ रही है। इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं और फिर इसमें इजाफा कैसे हो सकता है? जी अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं और इदारे हैं उनको समझ आ रहा है कि एफडीआई तब आएगी जब वो लोकल बिजनेसेस को लीड देंगे और लोकल इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस शो करेगा। जैसे अभी जो सऊदी अरब का एक बिजनेस काउंसिल का डेलीगेशन आया था, पहली दफ़ा हुकूमत ने लोकल प्राइवेट सेक्टर को लीड दी कि आप इनसे डील कीजिए, आप इनसे बातचीत कीजिए। तो इस वक्त ये दे हैव लर्नड अ हार्ड वे कि वो खाली G2G बड़ी डील्स या कोई बाहर आएगा नए प्रोजेक्ट्स लगा लेगा। तो आई थिंक ये कैपेसिटी की और समझ की और एक्सपोजर की कमी थी जो आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम की जा रही है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है एफडीआई का, देखिए, ग्रोथ इकोनॉमी में या एक्सपेंशन हमारे की कंपैरेटिव सेक्टर्स में तब आएगी जब ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो अच्छी है जो अपने साथ टेक्नोलॉजी लाए, जो जॉब क्रिएट करे, जो वैल्यू ऐड करे और जो एक्सपोर्ट करे। अब ये मॉडल अभी मुकम्मल तौर पे तो नहीं बना, लेकिन कुछ जिनसे मैं डील करता हूँ SIFC से और दूसरे इदारों से, उनको इसकी क्लैरिटी आती जा रही है। कुछ अच्छे साइंस भी आ रहे हैं, लेकिन जितना पोटेंशियल है और जितनी इंटेंट है उसके मुताबिक अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेकिन थोड़ी पेशेंस चाहिए क्योंकि हमारे इदारों में ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी में कैपेबिलिटी की खासी कमी है। जो हमारे विनर्स हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, आई थिंक उनके अंदर एक्सपोर्ट की इतनी गुंजाइश नहीं है। हमें कंपैरेटिव सेक्टर्स को इन पैरेलल डेवलप करना है, जैसे IT के सेक्टर्स हैं, स्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जहाँ जहाँ हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, फूड सिक्योरिटी है, वो इन्वेस्टमेंट रिसर्च में और फाइनेंसिंग में और मैनेजरियल स्किल ट्रांसफ़र करने में अभी उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा।
तो हम साहब अभी हमने चाइना में कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें बड़े अच्छे जॉइंट वेंचर्स, MOUs, एग्रीमेंट्स हुए। अब देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता अभी उसके क्या फ़वाइद और समरात सामने आते हैं। फिर ये सऊदी डेलीगेशन आया, अब बात अमेरिका में कॉन्फ्रेंस करवाने की जा रही है। तो ये इन कॉन्फ्रेंसेस से कितना इम्पैक्ट पड़ता है? लेट सपोज अगर कोई 50, 60 या 70 MOU साइन हुए हैं तो उसमें 10 to 15% सक्सेस रेशो होता है कि वो जाके प्रैक्टिकली भी हमें पूरे होते नजर आए। जी, पाकिस्तान का सक्सेस रेशो बहुत कम है। ज़्यादातर ये MOUs जो हैं वो सियासी पेटरेज में होते हैं, फिर मटेरियलाइज नहीं हो पाते। जैसे मैंने अर्ज़ किया, मुझे उम्मीद है कि जो 3 से कोई $5 बिलियन के प्राइवेट सेक्टर के MOUs हुए हैं, उसके अंदर 5 से 10 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे चल पाएंगे। देखिए, यहाँ समझने की बात क्या है, हमें बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए कि हमारे कंपेरेटर से जब हम compete करते हैं, ख़ास तौर पे एशिया में, पाकिस्तान का डूइंग बिजनेस का रिस्क प्रीमियम हाई है। इसका मतलब है कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 4 डेस्टिनेशंस है, मैं पाकिस्तान में तब रिस्क लूँगा जब मेरे इंसेंटिव्स मेरा रिस्क को कवर करें। उसको हम कवर इस तरह करते हैं कि अगर हमारे अच्छे चलते प्रोजेक्ट्स की एक्सपेंशन में जॉइंट वेंचर किया जाए, जहां ट्रैक रिकॉर्ड भी हो, मैनेजमेंट भी हो, सिस्टम्स भी बने हो, तो फिर इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इस मॉडल को मैं भी हुकूमत को अब थोड़ा बहुत एडवाइस कर रहा हूँ, बाकी हुकूमतों को भी समझ आ रही है। अगर आपको याद हो तो 1-2 साल पहले चीन सिर्फ अपने प्रोजेक्ट रिलोकेट करना चाहता था, सऊदी अरब मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ देख रहा था या कंपनियों को खरीदने की तरफ देख रहा था। अब ट्रेंड ऐसे जॉइंट वेंचर्स की तरफ जा रहा है जो पाकिस्तानी बिजनेस ग्रुप्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं और उनकी कैपेसिटी को डबल किया जाना है। तो ये मैं अच्छा इसको शाइन समझ रहा हूँ। लेकिन आपकी बात का जवाब, सरकार की कॉन्फ्रेंसेस अब ख़त्म हो जानी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को लीड दें। उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, नेटवर्क्स भी हैं। हाँ, हमारी एम्बेसीज उसको फैसिलिटेट करें। आई डोंट थिंक कि सियासी लोगों को, वज़रा को वहाँ जाके तकरीरें करने से कोई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। आप उस वक्त मिलिए जब प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए, आप कहें अब बताइए कि हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या इकदाम हैं, और वहाँ अपनी एनर्जी स्पेंड कीजिए। तो हम साहब, इस हमारी जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है, साल के आगाज़ में उसने प्लान किया, प्रोग्राम लॉन्च किया, अनाउंसमेंट्स हुई, टारगेट सेट हुए, एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन आपको इस पूरे 8, 9 या 10 माह में होता नज़र आया? ये बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस उसी का एक तसलसल हैं, उसी लिए की जा रही हैं ताकि वो उड़ान पाकिस्तान के टारगेट्स को हासिल किया जा सके? एग्जीक्यूशन बेहतर अंदाज में आपको होती नज़र आ रही है उस पूरे प्रोग्राम की? जी, एग्जीक्यूशन तब होती है जब कोऑर्डिनेशन हो। जो उड़ान पाकिस्तान टाइप के प्रोग्राम्स हैं वो मोस्टली एक विजन है कि हमें इस सिमत में जाना है। वो विजन तब पाया तकमील पहुंचता है जब पहली चीज़ तो ये है कि बजट उससे अलाइंड हो। बजट तो भी अलाइंड नहीं है, और वो तो जो IMF कहता है और जो हमारा इस वक्त डिमांड कंप्रेशन की तरफ है प्रोग्राम चल रहा, बजट तो उस तरफ जा रहा है। तो देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट। फिर ये है कि प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज प्लानर है, सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन कमज़ोर है। आई कैन गो ऑन, और उनका प्राइवेट सेक्टर से बिल्कुल लिंक नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन को प्लान्स को डिवॉल्व करने की ज़रूरत है। वो इदारों को दें, स्टेट बैंक को दें अगर फाइनेंशियल सेक्टर का है, ट्रेड एसोसिएशंस को दें, आप उनको मजबूत करें कि आप आगे लेकर चलें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वजारत किसी ऐसी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में लीड कर सकती है। हाँ, वो पॉलिसी बना सकते हैं, वो एक सिमत बना सकते हैं। देखिए ना, उड़ान पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट लाना प्लानिंग कमीशन का काम नहीं है। तो आई थिंक वी नीड टू नाउ लेट गो, डिवॉल्व इन चीज़ों को, एंड जहाँ जहाँ एक्सपर्टीज़ हो उनको पास ऑन कर दें। उससे मटीरियलाइज भी हो जाएंगे, चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी और लोगों में एतमाद बढ़ेगा। ये जो एक हमारे ऊपर प्रेशर है फोटो ऑप्स का कि हमने MOU काटते दिखाना है, फीते कट रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें लेके तस्वीरें खिंचानी है, दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है। आई थिंक हम एक ओल्ड स्कूल प्लानिंग प्रोसेस के अंदर फंसे हुए हैं। और हम साहब, अभी हम ज़ाहिर है IMF की भी अगली इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे हैं और अगले 2 साल भी हमें इस प्रोग्राम में उनके साथ चलना है। तो ये कितना चैलेंजिंग ओवरऑल हमारी इकॉनमी के लिए रहेगा, क्योंकि फिर बहुत सारे डिसीजन इंडिपेंडेंटली हम नहीं ले सकेंगे जिनकी तरफ अभी आप भी इशारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगले 2 साल भी हम इसी स्टेबिलिटी को ही मेनटेन करते रहें तो ये बहुत होगा हमारे लिए, ग्रोथ की तरफ जाना शायद मुमकिन ना हो।
चीनी ग्रोथ की तरफ आप ग्रेजुअली जा सकते हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर हुकूमत, देखिए आईएमएफ का प्रोग्राम क्या है, वो मेनली हुकूमत की एक्सटर्नल पेमेंट की सलाहियत को मजबूत कर रहा है। वो हुकूमत को ये नहीं रोकता कि प्राइवेट सेक्टर जॉइंट वेंचर करे, बिजनेस करे, प्राइवेट बैंक्स कर्जा दें। हुकूमत को इस वक्त ये करना है कि डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की जगह खाली करें, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, बैंकों से लोन लिए जा रहे हैं, उसको कम करें और इसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करें। उससे ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर इज़ क्वाइट केपेबल और वो इंडिपेंडेंटली आगे चलेगा। हुकूमत का जब एक ऑब्सेशन सियासी आ जाता है कि हमने खुद करना है, वहां आईएमएफ रोकता है। जैसे आपको याद हो कि हम एक सॉवरन वेल्थ फंड बनाने जा रहे थे हुकूमत का, कि उसमें अरब मुल्क पैसा डालेंगे, वहां पर आईएमएफ ने कहा कि अभी आपका मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं है, आप ना बनाएं। ये चीजें हमें जो सलाहियत है समझने की जरूरत है कि कहां हुकूमत के फाइनेंसेस का ताल्लुक है, वो डिफरेंट इकोनॉमी है, मैक्रो स्टेबलाइजेशन, कहां प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस खोलना है। हाँ, फिस्कल इंसेंटिव्स, फेवरेट सेक्टर्स को टैक्स इंसेंटिव्स, अनफेयर सब्सिडीज, आईएमएफ उसको रोकेगा। लेकिन जो हमारे कंपेटिटिव हैं इंडस्ट्रीज, जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वैल्यू ऐड भी कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी डबल करने से तो आईएमएफ नहीं रोकता। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि तवज्जो को, तरजीहात को रीएडजस्ट करने से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मामला आगे चल पड़ेगा टुवर्ड्स ग्रोथ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमाया मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और मौजू की जाने पड़ेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सिंध की धान की फसल पाकिस्तान की मजमूई एक्सपोर्ट में एक बड़ा हिस्सा शामिल करती है। तकरीबन 30% चावल की पैदावार सिंध से होती है। पाकिस्तान ने माली साल 2023 में तकरीबन 3.71 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया था, जिससे तकरीबन $2 बिलियन से ज़ायद की आमदनी हुई थी। सिंध के अंदरूनी इलाकों में धान की रिकॉर्ड काश्त तो की गई है, लेकिन किसानों और मिल्स मालकान के लिए कोई रेगुलेटरी निज़ाम ना होने के सबब किसानों को शदीद मुश्किलात का अंदेशा है। 2025 में 21 लाख एकड़ या 8,51,000 हेक्टेयर पर चावल की बुआई ने सिंध में 8 लाख हेक्टेयर के टारगेट को पूरा कर लिया है। छोटे फार्मर्स की जानिब से राइस मिल्स की गैर मुनसिफाना कटौतियों का शोर भी इस वक्त खासा सुनने में आ रहा है, जबकि राइस मिलर्स की तरफ से मौजूदा कटौतियों को फसल में नमी की मकदार से जोड़ा जा रहा है। अब इस मिलिंग के प्रोसेस के दौरान मिल मालकान टूटे हुए चावलों के एक खास तनासुब के साथ चावल तैयार करते हैं। चावल की फसल में नमी की मकदार की बुनियाद पर मिलर्स फसल के वजन से अपनी मर्जी से कटौती करते हैं, क्योंकि काश्तकारों के लिए कोई मुनासिब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। अब टेक्निकल माहिरीन इस बारे में ये बताते हैं कि धान में कमी की मकदार 12 से 14% के दरमियान होनी चाहिए और स्टोर करने के लिए 13% तक नमी को बेहतरीन तस्वुर किया जाता है। लेकिन चूंकि किसानों के पास धान की नमी नापने के लिए कोई मुनासिब आलात मौजूद नहीं है, तो वो धान में नमी को दुरुस्त नहीं नाप सकते हैं। प्रैक्टिकली जब किसान धान के लिए लोकल मॉइस्चर मीटर इस्तेमाल करते हैं, तो मिल मालकान उनके मॉइस्चर मीटर को मुस्तरद कर देते हैं और 19% मॉइस्चर को 24% बताते हुए अपने एतबार से फसल की कीमत में कमी कर लेते हैं। कुछ अजला में मिलर्स और फार्मर्स के दरमियान मॉइस्चर के लिए 22% तक की इजाज़त मुकर्रर की गई थी, लेकिन फिर महकमा ज़राअत की जानिब से इस पर अमल दरामद के लिए कोई ऑर्डर जारी नहीं किए गए। आमतौर पर राइस मिलर्स या डीलर्स मॉइस्चर के लिए हाथ से ही फसल को चेक कर लेते हैं और मॉइस्चर मीटर की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से फार्मर्स को नुकसान होता है और वो अपनी फसल कम कीमत पर फ़रोख्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। मुख्तलिफ मिल्स में अलग अलग मेयार अपनाया जाता है, जिसकी वजह से फार्मर मुख्तलिफ कीमत पर अपनी फसल फ़रोख्त करते हैं और ये इस बात की तरफ भी एक इशारा करता है कि कहीं भी मॉइस्चर मीटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। धान की कीमतें भी गुज़िश्ता चंद सालों से गिर रही हैं। पिछले कुछ सालों में ये कीमत 3600 रुपये से कम होकर पहले 2900 रुपये पहुंची, फिर 2600 रुपये फीमन पर आ गई और अब कुछ इस किस्म की भी खबरें सामने आ रही हैं कि मिलर्स की जानिब से किसानों को इस बार 2200 रुपये ये कीमत अदा की जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें किसान का किस हद तक नुकसान हो सकता है। फार्मर्स के मसाइल पर कोई भी अथॉरिटी या महकमा तवज्जो नहीं दे रहा। कुछ तरक्की पसंद फार्मर्स भी ये तस्लीम करते हैं कि किसान मॉइस्चर कंट्रोल प्रोटोकॉल की पाबंदी नहीं करते और 30% तक मॉइस्चर वाले चावल की फराहमी करते हैं। ऐसी सप्लाई पर मिलर्स की जानिब से तकरीबन 4 से 5 किलो फीमन कटौती की जाती है और फिर फार्मर्स की जानिब से मिल्स मालकान पर कीमतों में कार्टेलाइजेशन का ऐलान जाता है। तो अब ये इस मामले का हल है क्या? कोई ऐसा वे आउट जिसमें दोनों फरीकैन को रिलीफ मिल सके? इस पर हम बात करेंगे महमूद नवाज शाह साहब से, जो सदर एहसन आबादकार बोर्ड के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महमूद साहब
प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये मॉइस्चर मीटर का इस्तेमाल होता है, नहीं होता? अगर नहीं होता तो फिर उससे किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो धान की फसल है उसकी कीमत कम से कम होती जा रही है। और क्या इस साल 2200 रुपये ही किसान को मिलने लगे? जी दो तीन चीज़ें इसके तनाजुर में। पहली बात ये कि पिछले 3 साल में जो धान की फसल है उसका रेट कोई 3600-3800 से कम होके, जैसे आप फरमा रहे हैं, 2200 रुपये हो गए। दूसरी बात ये, क्वालिटेटिव मेजर्स पे क्वेश्चन नहीं है। सवाल ये नहीं है कि ग्रोअर्स के पास मॉइस्चर मीटर नहीं है, सवाल ये है कि जो मॉइस्चर के नाम पे कटौतियाँ कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर मॉइस्चर मीटर नहीं है। तीसरी बात ये, इसका कौन तयन करेगा कि कितना मॉइस्चर अलाउड है? जितना तो एक डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग की, उन्होंने तो 22% अलाउ किया। 22 करें, 18 करें, जितना भी करें। तो अगर हायर मॉइस्चर है तो चलें, आप डिडक्शन कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस से होनी है। और अगर 18 से अगर कम है या 20 से अगर कम है तो फिर उसमें एडिशन भी करनी है। ये दुनिया का उसूल है ख़रीदारी का, किसी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी का। तो एक तरफ रेट कम, ऐसे ही धान की फसल में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आज 3000 रुपये से ज़्यादा हो गई है। पिछले 10 दिनों के अंदर ही बाय द वे सिर्फ आप 2000 रुपये का DAP की बोरी में इजाफा हो गया है। और हम उस कमोडिटी की बात कर रहे हैं जिसकी अभी हार्वेस्टिंग शुरू हुई है और इसका 90% एक्सपोर्ट होता है, यानी डॉलरों में इसकी रिटर्न मिलता है। तो कटौतियाँ करना हीले बहाने से, जिनके कोई क्वालिटी पैरामीटर्स नहीं दिए गए, एक छोटा काश्तकार जाता है तो उसके ऊपर एक रेट कम, फिर ये नाजायज़ कटौतियाँ। तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज़्म का एब्सेंट होना, और ये कि आज जो 22 रुपये रेट तय हुआ है, क्या ये इंटरनेशनल बाज़ार के तनाजुर में ट्रांसपेरेंटली तय हो रहा है या इसके तनाजुर में कि ये सरप्लस प्रोडक्शन है तो इसकी कीमतें गिरा के और भी काश्तकार को नुकसान दिया जाए? तो ये एक मुतवातिर चीज़ है जो कि हर प्रोडक्ट और कमोडिटी में इस वक्त ज़राई पेशा लोगों को पेश आ रहा है, चाहे वो आपकी कॉटन हो, आपकी वीट हो, और अब ये धान की फसल है जो आपकी लार्जेस्ट एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, उसमें ये जुल्म हो रहा है। अच्छा महमूद साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये जो किसान हैं उनके एंड पर कीमत कम से कम होती जा रही है, उन्हें उनकी फसल की कीमत कम मिल रही है, और दूसरे एंड पर जो कंज्यूमर साइड है वहाँ पर कीमत मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। तो ये यहाँ पर गैर ज़रूरी और इजाफी कटौतियाँ करके फिर मिल्स अज खुद ये कीमत बढ़ाकर मार्केट में इस वक्त कीमत को ऊपर लेकर जा रही है। ये बात आपने बहुत अच्छी की कि देखें, हमारे पास काश्तकार ये भी सवाल उठाते हैं कि चावल की कीमत में तो पिछले सालों में कोई कमी नहीं हुई है, और अगर कमी नहीं हुई तो ये ऐसा क्यों है कि धान की फसल में इतनी ज़्यादा कमी आती जा रही है? यही सारे सवालात हैं जो कि काश्तकार उठा रहे हैं। तो एक तरफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कंट्रोल में नहीं है, उसको डीरेगुलेशन के बहाने, हीले बहाने से बढ़ाते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखें जो कमोडिटी, हालांकि होना तो ये चाहिए कि इस वक्त जब मुल्क ज़रा मुबादला के पीछे मांगता फिर रहा है, हमारे वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक आपके पास एक्सपोर्टेबल कमोडिटी हो रही है तो उसको कोई ट्रांसपेरेंट भाव तय करके और नहीं दे रहा। तो आप जो अपने इंट्रो में फरमा रहे थे कि ये कोई काश्तकारों की साइड पे मॉइस्चर का कंट्रोल करना, नहीं, ये नहीं जी, ये सवाल, ये बात नहीं है। ये बात ये है कि जिनको ख़रीदारी करनी है उनके पास ही प्रॉपर चीज़ें नहीं है कि जो प्रॉपर मॉइस्चर तय कर मेजर करके और चीज़ें बताएं। हमें तो डर और खौफ इस चीज़ का है। लोग आज सड़कों पे हैं, सरापा एहतजाज हैं, वो इसलिए हैं कि अभी तो हार्वेस्टिंग शुरू है, अभी तो हम पीक ऑफ हार्वेस्टिंग पे भी नहीं पहुँचे। अगर पहुँचेंगे तो क्या ये रेट और भी कोलैप्स करेगा? तो इन बातों का तयन करने के लिए जो सरकार का एक रोल बीच में हो। तो महमूद साहब, ये इसका मतलब कि ये जो कार्टलाइजेशन का इल्ज़ाम है फार्मर्स का मिल्स मालकान पर, फिर वो किसी हद तक दुरुस्त भी है, चूँकि जो टेक्नोलॉजी उनके पास होनी चाहिए मॉइस्चर मीटर की शक्ल में वो मौजूद नहीं है। किसानों से सस्ते दामों सौदा किया जाता है फसल का, और फिर मार्केट में हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल में जो 150 रुपये किलो वाला चावल था वो तो अब 350-400 रुपये तक पहुँच गया है। तो 200% का इजाफा कर दिया गया कीमत में। जी, आप जिससे पहले कहा कि एक तो चावल की कीमत में बिल्कुल कमी नहीं आई, दूसरी बात ये तो चीज़ डॉलरों में बिकनी है तो उसमें तो 3 तारों से मुतवातिर कमी रुपयों में आती जा रही है। तीसरी बात इसमें यह है कि होता यह है कि अगर बाज़ार में थोड़ी बहुत मंदी भी होती है तो जो मिडलमैन ख़रीदारी करता है उसका रेट उससे ज़्यादा कहीं गिरा देता है। जाहिर सी बात है, वो अपने लॉसेस को कवर करने की कोशिश भी करता है और उसको जहाँ से नज़र आएगा वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करेगा।
हमें जो डर और ख़दशा, जो खौफ इस वक्त है वो ये है कि जो ट्रांसपेरेंट तरीके से कॉस्टिंग मेथडोलॉजी है वो मौजूद नहीं है। उसके ऊपर जो डिडक्शन हो रही है, जिसका हमने पहले जिक्र किया, वो ऑन पॉन होती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में इस तरह बेचैनी है और लोग सरापा एहतजाज भी हैं, सड़कों के ऊपर भी हैं। तो अब महमूद साहब, इस मसले का हल क्या है? हुकूमत पाबंद करे तमाम मिल मालकान को कि उनके पास मॉइस्चर मीटर होना चाहिए, वो दुरुस्त हालत में होना चाहिए, वो लेटेस्ट और जदीद होना चाहिए? देखिए, हमारा कहना है कि भले लेटेस्ट और जदीद ना हो, लेकिन कम से कम कोई स्टैंडर्ड तो सरकार मुकर्रर करे ना, एक बात। दूसरी बात, कम से कम जो ज़रूरी इदारे हमारे हैं पास हैं, अगर मॉइस्चर हाई भी आ रहा है तो कम से कम काश्तकारों के साथ बैठ के ये तो बताएं कि इनको ड्राइंग किस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो डॉलर्स में इस वक्त रेट है, तो क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट काश्तकार को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसका तयन तो रेगुलेटरी इदारों को करना है ना जी। ये क्यों है इस तरह से कि दुनिया के डेवलप्ड इदारे जो मार्केट इकोनॉमिक्स, फुली कंपेटिटिवनेस में एग्री करते हैं, मानते हैं, वो भी अपने काश्तकार को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। और रीज़न यही होता है कि मिडिल मैन एक अपने बैठा होता है जिस जगह पे, वहाँ पे एक छोटा काश्तकार, आप सोचें, एक गाड़ी भर के आता है तो उसको तो जो भी उसका मिडिल मैन रेट देता है, काटे तो उसको देना पड़ता है, वो तो किराया भर के सारा खर्चा करके उसके पास लेके आया है। तो इस सारे तनाजुर में आपको काश्तकार कमज़ोर नज़र आएगा, और उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक रेगुलेटरी इदारा आज बैठ के मीटिंग तो करे ना, कम से कम काश्तकारों को बुलाए, राइस मिलर को मिलाए और उनको बैठ के उनसे गुफ्तगू तो करे ना कि क्या इस वक्त आज का भाव बैनुल-अक़वामी बाज़ारों के हिसाब से क्या होना चाहिए, पिछले सालों का क्या एवरेज रेट था, क्या कोई प्रिडिक्शन है कि रेट को इतने ज़्यादा गिरने लगे हैं, तो कम से कम ये तो पता लगे ना कि ये कोई ट्रांसपेरेंट फिक्सेशन हो रही है। ये तो नहीं हो सकता कि किसी एक सेक्टर मिडिल मैन के कहने के ऊपर जो भी वो भाव तय करें, जो भी डिडक्शन करने का तरीक़ेकार करें, कोई भी मॉइस्चर की परसेंटेजेस लगा के बग़ैर उसको नोट किए हुए साइंटिफिक तरीके से उसको नापे तोले हुए उसके ऊपर कर दें। ये दुनिया में किस तरह पे और कहाँ पे इस तरह से काम होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद नवाज शाह साहब, सदर सिंध आबादगार बोर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं। सुनिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स बना रही थी और इंडेक्स अपनी हायर साइड पर क्लोजिंग पे हमने होते हुए देखी है पिछले कुछ हफ्तों में, लेकिन आज हमने ये देखा कि 4600 से ज़ायद पॉइंट्स की मार्केट के इंडेक्स में कमी हुई है, और जो एक साइकोलॉजिकल फिगर था 1,60,000 का, उससे भी नीचे आकर मार्केट क्लोज हुई। एक मौके पर 5000 पॉइंट्स की इस इंडेक्स में कमी हो गई थी। अभी जो करेक्शन आज हुई है, क्या ये ड्यू करेक्शन थी या फिर अक्सर जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई पर जा रही होती है तो एक परसेप्शन ये सामने आ रहा होता है कि ये कोई बबल है, ये एक आर्टिफिशियली ग्रोथ है और ये इसने वापस अपने एक मखसूस फिगर पर आना है। तो ये जो आज 4500 पॉइंट्स की कमी हुई है, क्या यही सिलसिला इस वीक में आगे भी जारी रहेगा या फिर एक ऑर्गेनिकल अंदाज में ये मार्केट आगे बढ़ेगी और अब 160 को दोबारा से क्रॉस करेगी? जो इस कैलेंडर ईयर के एंड तक टारगेट सेट किए गए हैं, जो प्रेडिक्शंस की गई हैं, उन तक मार्केट पहुंचने में कामयाब होगी या नहीं? और फिर दूसरे एंड पर जो इस वक्त गोल्ड प्राइसेस हैं वो भी ऑल टाइम हाई पर हैं, 4,28,000 को पाकिस्तान में एक तोला, और अगर इंटरनेशनली आपको हम फिगर्स शेयर करें तो $4,070 पर ऑन्स ये सोना इस वक्त क्रॉस कर चुका है। एक एक दिन में कभी हम $50, कभी हम $70, कभी $80 की भी ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये कहाँ पर जाकर ये सिलसिला थमेगा? मुस्तफ़ा पाशा साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो मुस्तफ़ा साहब, मार्केट में आज हमने देखा 4600 पॉइंट्स की कमी होना, ये एक नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल करेक्शन है या फिर कुछ ना कुछ आज गलत हुआ है मार्केट में? बिल्कुल, आई थिंक जो इवेंट्स हमने देखी हैं जो पिछले 3-4 दिन से चल रही हैं, तो आई थिंक उसने ज़रूर कंट्रीब्यूट किया था। जो इन्वेस्टर्स आज परेशान थे और हमने जो आज हैवी सेलिंग देखी मार्केट के अंदर, तो वो जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, फिर ज़ाहिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी थी, एंड आई थिंक फ्रॉम द मार्केट्स पर्सपेक्टिव एक करेक्शन ओवर ड्यू भी थी। तो ऑफन टाइम्स लोग जैसे तेज़ी की वजह ढूंढते हैं तो वो मंदी की भी वजह ढूंढते हैं। तो आज आई थिंक लोगों को एक वजह मिल गई कि थोड़ी सी मार्केट के अंदर सेलिंग कर लेते हैं। और वैसे अगर हम देखें भी तो मार्केट एक्चुअली पिछले 5 सेशन से, जो पिछले हफ्ते भी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी, मगर बिकॉज ज़ाहिर है उससे पहले मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था और हमने एक जो रन देखा मार्केट का 120 से ऑलमोस्ट 170 तक,
वो ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड था, कोई मेजर करेक्शन या कंसोलिडेशन हमने उन 3-4 महीनों में नहीं देखी थी। तो आई थिंक एक ड्यू भी थी मार्केट के लिए, एक कंसोलिडेशन और एक सेल ऑफ। तो आज उसका हमने ज़ाहिर मुज़ाहरा देखा कि इन्वेस्टर्स जब परेशान हुए जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे और मार्केट अपने एक बहुत हाई लेवल पे थी, तो वहाँ पे हमने फिर सेलिंग भी देखी। सही, तो अब ये करेक्शन, इसका ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा या फिर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी एतमाद है, ये कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम तो मार्केट से नहीं माइनस होने जा रहा आने वाले दिनों में? तो देखें, आई थिंक जो अगर आप हिस्ट्री भी देखें पिछले 2023 से, जब से ये रैली स्टार्ट हुई थी 40,000 से, तो उसके अंदर हमने 40,000 की से लेके 170,000 जो मार्केट हो गई है, उसके अंदर हमने कई बार देखा है कि मार्केट के अंदर करेक्शंस आई हैं। 40,000 से पहले ये 50,000 तक गई थी, 50 से वापस 45 आई थी, फिर मार्केट चढ़ी थी, फिर आपने मल्टीपल करेक्शंस देखी, कभी 80 से 70 हो जाती थी। फिर हमने रिसेंटली इस साल भी देखा कि मार्केट 120 से 103 हो गई थी मई के दौरान, जब ज़ाहिर है हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के साथ जब हमारे क्लैशेस हुए थे। तो इस पूरी जर्नी के अंदर पिछले 2.5 साल की हमने मल्टीपल टाइम्स देखा कि मार्केट ने एक करेक्शन ली है, और बड़ी बड़ी करेक्शंस भी हमने देखी हैं कंपेयर टू टुडे। आज बिकॉज अगर मैं इसका अंदाज़ा लगाऊं तो मार्केट 170,000 के पीक पे थी और आज अराउंड 158,000 के ऊपर है। तो तकरीबन 11-12 हज़ार पॉइंट कमी हो चुकी है, जो तकरीबन 6-7% बनता है। तो पॉइंट्स में हमें बहुत ज़्यादा लगता है, मगर अगर परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो ये ऐसी कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है, एक्चुअली एक नॉर्मल करेक्शन है किसी भी अपवर्ड मार्केट के लिए। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जी और करेक्शन या और मंदी हो सकती है मार्केट में, देखें कोई भी मार्केट का बॉटम नहीं पकड़ सकता, या कोई भी ये नहीं बता सकता कि जी कल मार्केट जो है सुबह को ऊपर खुलेगी या नीचे खुलेगी। हाउएवर इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो आई थिंक इन्वेस्टर्स को अपने साथ रखनी चाहिए। एक तो ये है कि जी जो लेटेस्ट जो मार्केट के अंदर जो रन था, उसके अंदर एक तो अगर हम देखें कि हो क्या रहा था, एक तो लेवरेज मार्केट के अंदर बढ़ रहा था। ऑलमोस्ट 95 अरब या 100 अरब रुपए का लेवरेज मार्केट के अंदर है, यानी जो बोरोइंग लोगों ने की हुई है टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। दूसरी चीज़ जो अगर हम देखें कि जो बड़े बायर्स थे मार्केट के अंदर, वो इंडिविजुअल्स भी थे और म्यूचुअल फंड्स भी थे, और म्यूचुअल फंड्स के पीछे भी जो फ्लो था, अ लॉट ऑफ इट वाज कमिंग फ्रॉम H&Ws या रिटेल इन्वेस्टर्स का जो था। तो ये दो जो फैक्टर्स हैं कि जो मार्केट में एक अच्छा साइज का लेवरेज है अराउंड 90-95 अरब रुपए का, और म्यूचुअल फंड बड़े बायर थे। तो इसके अंदर हमें ये एक व्यू मिलता है कि हो सकता है कि अगर सपोज लोगों की मार्जिन कॉल्स आ जाएं और उनकी फोर्स लिक्विडेशन हो जाए, या उनकी लेवरेज का फोर्स ब्रोकर्स उनको करें कि जी आप सेल करके अपना लेवरेज उतारें, या म्यूचुअल फंड्स के अंदर से कन्वर्जन्स या रिडेम्पशंस जारी रहें, तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर और थोड़ा सा प्रेशर आ जाए। मगर लाइक आई सेड कि फंडामेंटली अभी एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है। हमने पहले भी देखा है कि जब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स मई में भी हुए, जून में भी हुए, तो मार्केट ने यस एक करेक्शन ली, एक शार्प करेक्शन ली, मगर उसके बाद रिकवरी भी उसी तेजी से हमने देखी। तो मुस्तफा साहब, ये जो पिछले 50 दिन की एक बिजनेस एक्टिविटी पाकिस्तान की ओवरऑल रही है, एक डेलीगेशन चाइना गया, अरबों डॉलर्स के MOU साइन हुए, फिर सऊदीया का दौरा, फिर अमेरिका का दौरा, फिर सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया, यहाँ भी MOU साइन होने का एक तवील सिलसिला रहा, तो उसके बाद जो आज का रिजल्ट है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग नहीं है? नहीं, सरप्राइजिंग तो नहीं है। देखें, यूर राइट, बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या हमने रिसेंटली सर्कुलर डेट के ऊपर एक हमने बड़ी मूव देखी थी जहाँ पे बैंक से बोरोइंग करके इंजेक्शन हुई इनटू दैट सिस्टम। सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो यू आर राइट, देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स एज वेल। मगर ज़ाहिर है देखें, मार्केट जो है फंडामेंटल्स पे भी चलती है मगर सेंटिमेंट पे भी चलती है। तो अभी जो है सेंटिमेंट लोग थोड़े से घबरा गए हैं कि ये जो इंटरनली जो चीज़ें हुई हैं या जो बॉर्डर के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे थोड़ा सा लोग घबरा गए हैं। एंड ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट्स भी एक प्रेशर के अंदर थी। तो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स कंबाइंड के जी मार्केट एक बहुत हाई लेवल पे चली गई थी, एक अनइंटरप्टेड रन था, लेवरेज काफ़ी ज़्यादा था, म्यूचुअल फंड्स की अच्छी बाइंग थी, फिर आपके पास एक जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ, इंटरनल थोड़ी सी आपको लोगों को कशमकश लगी कि जी इंस्टेबिलिटी है, तो उसके अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग या एक करेक्शन जो है इज़ नॉट दैट सरप्राइजिंग। अब क्वेश्चन ये है कि आगे जाके लोगों को किस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए जब वो मार्केट का आउटलुक बना रहे हैं।
अब मुस्तफ़ा साहब, ज़ाहिर है ये स्टॉक मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पर है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, और हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस भी इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो एज इन्वेस्टर या एज कॉमन मैन, आप ये कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इस वक्त बेहतर है? जो गोल्ड प्राइस मुस्तकिल ऊपर जा रही है, इसकी क्या आपको वजूहत समझ आ रही हैं? ये 4.25 लाख क्रॉस कर जाना और अब बहुत तेज़ी से 4.5 लाख और फिर 5 लाख की तरफ ये सफ़र जा रहा है, तो ये कहाँ जाकर रुक सकता है? देखें, नॉर्मली जो गोल्ड के अंदर जो या इस तरह के जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, जिसमें से गोल्ड सबसे नुमाया है ऑफ कोर्स दुनिया भर में और हज़ारों साल से है, जनरली गोल्ड की जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस या जो अप ट्रेंड्स नज़र आते हैं आपको उस टाइम पे नज़र आते हैं जब दुनिया में अनसर्टनिटी हो, जब स्टॉक मार्केट्स प्रेशर में हो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी दुनिया की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जारी हो, तो वहाँ पे ये जो गोल्ड जैसे एसेट्स हैं वो शाइन जब करते हैं। तो इसलिए गोल्ड को जनरली किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर उसको एक हेज समझा जाता है कि जी अगर हालात ख़राब होंगे या कोई नेगेटिव सिनेरियो डेवलप होगा तो उस टाइम पे गोल्ड जो है आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट देगा। इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ आजकल क्या हो रही है कि जनरली ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स भी बढ़ रही हैं और गोल्ड भी साथ बढ़ रहा है। तो ये एक थोड़ी सी यूनिक या अनयूजुअल सिचुएशन है कि अगर आप जैसे आप अमेरिका या यूएस स्टॉक मार्केट्स जो दुनिया की सबसे बड़ी हैं, आप वहाँ देखें वो इस साल अच्छी रैली कर चुकी हैं। आपने बिटकॉइन में भी एक बहुत अच्छी रैली देखी है और आपने गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर जैसी प्रेशियस एंड इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी तेज़ी देखी है। तो सारे जो एसेट्स हैं या जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं वो साथ ऊपर चल रही हैं। गोल्ड क्या जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक एक ये क्वेश्चन मार्क आ गया है कि दुनिया के अंदर ज़ाहिर डेट लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप बड़ी मार्केट्स में देखें, इन द यूएस, यूरोप, जापान, वहाँ पे बहुत जो कमेंट्री या जो नैरेटिव वो यही है कि जी अब जो हमारा जो डेट बर्डन है गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उस डेट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हमारे बजट को खा रही हैं। और क्या कहते हैं वहाँ पे एक ये कंसर्न है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं और हमारी जो वेलफेयर सिस्टम्स हैं उनको हम आगे कैसे चला पाएंगे जब ये डेट बर्डन बढ़ता जाएगा। तो हमने यूएस के अंदर भी देखा कि जी गवर्नमेंट का शटडाउन हुआ, ठीक है ना। हमने यूएस के अंदर ये देखा कि उनके प्रेसिडेंट और उनके जो सेंट्रल बैंक के चेयर थे उनके दरमियान भी कशमकश थी। तो इस तरह की चीज़ें जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हिट करती हैं। तो उस सिचुएशन में गोल्ड जैसे एसेट्स जो हैं वो फिर लोग उनको तरजीह देते हैं और उसकी हम फिर रैली भी देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा बादशाह साहब, एग्जीक्यूटिव लैक्सन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।